Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे सोर्सेज ऑफ सबलाइम के बारे में और ये ऑन द सबलाइम की वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया और सोर्सेज ऑफ सबलाइम समझने से पहले आप उस पार्ट को भी देखिएगा, तब इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लॉन्जाइनस डिफाइंड 5 सोर्सेज ऑफ सबलाइम। लॉन्जाइनस ने 5 सोर्सेज ऑफ सबलाइम बताए हैं और जिसमें मैंने ये पिक्चर से आपको बताने की कोशिश की है। 2 सोर्सेज ऑफ सबलाइम आर नेचुरल और इनेट, बाई बर्थ आते हैं हमारे पास। वन ऑफ देम इज ग्रेंजियर ऑफ थॉट एंड अनदर इज द कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन। और बाकी जो 3 सोर्सेज ऑफ सबलाइम लॉन्जाइनस से बताए हैं वो एक्वायर किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। कैसे, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं उन सोर्सेज ऑफ सबलाइम को, बाय फॉलोइंग द मॉडल्स ऑफ द ग्रेट मास्टर्स। ग्रेट मास्टर्स ने जैसे किया है, उससे पहले जो ग्रेट लिटरेचर और सबलाइम टाइप की लिटरेचर लिखी गई है उसके मॉडल को हम बार बार फॉलो करके इन तीनों सोर्सेज ऑफ सबलाइम को सीख सकते हैं। दैट इज अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स। फिगर्स मीन्स फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर यूज, नोबल डिक्शन एंड द डिग्निफाइड कंपोजिशन। अब इनको एक एक करके देखते हैं। देन द फर्स्ट इज ग्रेंजियर ऑफ थॉट, यानी विचारों के बारे में। अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस, सब्लिमिटी इज द इको ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ सोल। कि सब्लिमिटी क्या है? सब्लिमिटी जिनकी सोल ग्रेट है, ग्रेटनेस है जिनमें सोल की, अगर वो कुछ पीस ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो जो ग्रेटनेस की इको होती है, प्रतिध्वनि होती है, उनके पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी में दिखाई देती है और वो सबलाइम नेचर की होती है। तो कहने का मतलब ग्रेटनेस ऑफ सोल जरूरी है अगर सब्लिमिटी ऑफ लिटरेचर चाहिए तो। नोबडी कैन प्रोड्यूस ए सबलाइम वर्क अनलेस हिज थॉट्स आर सबलाइम। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके विचार सबलाइम तरीके के नहीं होंगे, बहुत अच्छे वाले विचार नहीं होंगे, वो डीप और स्टेटली और फुल ऑफ मैजेस्टी नहीं होंगे, यानी गहराइयों से सोचने, वृहद तरीके से सोचना, और अगर इस तरीके के विचार नहीं होंगे अच्छे तो निश्चित रूप से वर्क भी सबलाइम नहीं होगा। अब विचार कैसे आए? विचार बहुत बार तो हमारे पास नेचुरली आते हैं। जो सबलाइम नेचर की लिटरेचर लिखते हैं उन पे सबलाइम विचार होते ही हैं, लेकिन बट कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड बाय ड्वेलिंग कॉन्स्टेंटली ऑन वॉट एवर इज नोबल एंड सबलाइम। लेकिन सबलाइम विचारों को हम अपने अंदर एक्वायर भी कर सकते हैं। कैसे? कि हम बार बार उन नोबल और सबलाइम विचारों को पढ़ें जो ग्रेट मास्टर्स जैसे होमर, प्लेटो और डेमोस्थेनीज ने एक्सप्रेस करे थे। उन विचारों को अगर हम बार बार भी पढ़ रहे हैं तो भी हमारे विचार ग्रेजुअली नोबल हो जाएंगे एंड वी वुड बी एबल टू एक्सप्रेस देम। तो यहाँ लॉन्जाइनस कहना चाहते हैं कि वैसे तो विचार नेचुरल हैं, इन्नेट हैं, हमारी ग्रेटनेस ऑफ सोल भी इन्नेट है, लेकिन फिर भी हम अच्छे लोगों के विचारों को पढ़ के, समझ के इस प्रैक्टिस को अगर दोहराएं तो निश्चित रूप से हमारे विचारों में भी नोबिलिटी और श्रेष्ठता आती है। लॉन्जाइनस कोट्स ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम होमर टू इलस्ट्रेट सबलिमिटी ऑन द सबलाइम में। इन्होंने बहुत सारे से एग्जाम्पल दिए हैं होमर के वर्क से और बताया है कि इन वर्क में ये ग्रेंजियर ऑफ थॉट है और सारी चीज़ें बताई हैं कि नोबिलिटी ऑफ डिक्शन है, कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और अल्टीमेटली बताया है कि किस तरीके से होमर के वर्क को सबलाइम कैटेगरी में रखा जा रहा है। Longinus suggests it is good for us too, when we are working at some subject which demands sublimity of thought and expression, to have some idea in our mind as to how Homer might have expressed the same thought or how Plato or Demosthenes would have raised it to sublime. तो देखिए, ये एक बहुत अच्छा मेथड लॉन्जाइनस ने सजेस्ट किया है कि अगर आप सबलाइम नेचर का कुछ लिखना चाहते हैं तो ऐसे आइडिया पे आप
कुछ वर्क करना चाहते हैं जिसमें सब्लिमिटी की ज़रूरत है तो क्या करें। तो पहले ये सोचे कि अगर इस आइडिया पे होमर को कहा गया होता तो उन्होंने क्या कहा होता, उन्होंने किस तरीके से अपने विचारों को एक्सप्रेस किया होता, या प्लेटो से कहा गया होता या डेमोस्थनीज से कहा गया होता तो उन्होंने कैसे उन विचारों को एक्सप्रेस किया होता। अगर हम ये सोचेंगे पहले तो हम अपने परसेप्शन से ज़्यादा डेमोस्थनीज, प्लेटो और अरिस्टोटल के परसेप्शन को सोचेंगे और इन दैट मैनर होमर के परसेप्शन को सोचेंगे और इन दैट मैनर वो नोबिलिटी जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट वुड गेट ट्रांसफर्ड इनटू आवर क्रिएटिव राइटिंग। Now the second source of sublime is capacity for a strong emotion. The subject of emotion has not been dealt with in detail. The author declares his intention of dealing with it in a second treatise, which unfortunately has not come down to us. तो दूसरा सोर्स ऑफ सब्लाइम है कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन। मतलब राइटर के पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को प्रोड्यूस कर सके। ये जो सोर्स ऑफ सब्लाइम है इट हैज नॉट बीन डेल्ट विद इन डिटेल। ये ऑन द सब्लाइम बुक में बहुत डिटेल में नहीं है और लॉन्जाइनस ने कहा कि वो इसको दूसरी पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो दूसरा पार्ट या तो नहीं मिला या तो खो गया या तो लिखा ही नहीं गया। कुल मिला के है कि दूसरा पार्ट इसका अवेलेबल नहीं है। तो इस वाले सोर्स ऑफ सब्लाइम पे हमारे पास बहुत कुछ इस बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी है उसे देखते हैं। He says, I would confidently affirm that nothing makes so much for grandeur as true emotion. वो कहते हैं कि true emotions सबसे ज़्यादा significant और important aspect हैं और वो true emotions अगर right place में express किए गए हैं then they would lead to grandeur. For it inspires the words as it were with a wild gust of mad enthusiasm and fills them with divine frenzy. सो अगर ट्रू इमोशंस राइट प्लेस पे एक्सप्रेस किए गए हैं तो वो ऐसे वर्ड्स को इंस्पायर करते हैं, राइटर को इंस्पायर करते हैं कि वो एंथुजियास्टिकली उन्हें ऐसे एक्सप्रेस करता है कि वो खुद तो हो ही जाता है फुल ऑफ डिवाइन फ्रेंजी, यानी उसके अंदर वो एक्सप्रेशन की उत्कृष्टता आ जाती है कि वो उत्कृष्ट एक्सप्रेशंस के साथ वो रीडर को भी सब्लाइम में ले जाता है और उस उत्कृष्टता का आभास करा देता है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर वेरी इसेंशियल टू लीड द रीडर टू सब्लाइम, यानी सब्लाइम में जाने के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बहुत ज्यादा महत्ता है। अरिस्टोटल हैड वैल्यूड इमोशन फॉर देयर कैथार्टिक इफेक्ट। अरिस्टोटल ने भी इमोशंस की बात की, बट अरिस्टोटल ने इमोशंस की बात की कैथारसिस के रेफरेंस में। He was talking much about pity and fear and other emotions which are aroused during the tragic scenes, and they are having the cathartic effect on the reader or the spectator. But Longinus values them for the aesthetic transport they cause. लेकिन लॉन्जाइनस के हिसाब से इनका वैल्यू जो है इमोशंस की कैथारसिस के लिए नहीं है बल्कि एस्थेटिक ट्रांसपोर्ट के लिए है कि रीडर इतना खुश उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाए जहां उसे एक डिवाइन प्लेजर की अनुभूति होने लगे। इमोशंस इसलिए जरूरी हैं लॉन्जाइनस के हिसाब से। इस तरीके से देखें तो इन डिस्कशन ही सीम्स टू चैलेंज प्लेटोज डिस्ट्रस्ट फॉर इमोशंस। जहां तक प्लेटो की बात है, प्लेटो की नजर में इमोशंस की ऐसी वैल्यू नहीं है। वो डिस्ट्रस्ट करते हैं इमोशंस पे और इमोशंस को निगेट करने की बात कहते हैं। इन हिज निगेट ना भी करने की बात कहते हो, बट ही लेज स्ट्रेस ऑन थॉट्स एंड आइडियाज। ही इज नॉट showing the significance of emotions in a creative writing. So in this way he seems to challenge Plato in his treatise on the sublime. Now the next one is appropriate use of figures. Figures means figures of speech. ये जो पार्ट है, ये जो सोर्स ऑफ सब्लाइम है, सबसे ज्यादा पेजेस ऑन द सब्लाइम के इस ही पार्ट पे बेस्ड हैं। 1/3 of the book, nearly 1/3 of the book is devoted to this source of sublime.
एंड 17 चैप्टर्स हैव बीन डिवोटेड फॉर द डिस्कशन। एक एक फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से डिटेल में बताना, उसके यूजेस को दिखाना, विद एग्जाम्पल समझाना, ये सारी चीजें लॉन्जाइनस ने ऑन द सबलाइम में की हैं रिलेटेड टू फिगर्स ऑफ स्पीच। द चीफ फिगर्स दैट मेक फॉर सबलिमिटी अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस आर रिटोरिकल क्वेश्चन, एक्सीडेंटल, एनाफोरा, हाइपरबैटन मीन्स हाइपरबोल और पेरिफ्रेसिस. Apart from it, there are a number of other figures of speech, and he has dealt with the detail in regarding these figures of speech. अच्छी से उन्होंने डिस्कशन करके बताया है कि एग्जाम्पल देके कि किस तरीके से इन फिगर्स ऑफ स्पीच का इफेक्टिवली यूज होना चाहिए. He wants that figures of speech should not be used mechanically. वो कह रहे हैं कि figures of speech यूज तो होनी चाहिए, बट unnecessary यूज नहीं होना चाहिए उनका. यूज फॉर द सेक ऑफ यूज करनी है इसलिए यूज कर ली, इस तरीके से नहीं होना चाहिए. रादर दे मस्ट बी कनेक्टेड विथ थॉट एंड इमोशन. जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हों उनका डायरेक्ट रिलेशन वेल कनेक्टेड होनी चाहिए, वो उन थॉट्स और इमोशंस से जो उसमें कैरी किए जा रहे हैं. तो इट इज नॉट एन ईजी थिंग. लॉन्जाइनस के हिसाब से ये कोई बहुत आसान बात नहीं है कि किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर में फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जा सके. किया जा सकता है, बट इट शुड बी यूज्ड वेरी कॉन्शियसली, वेरी विद seeing all the details of the thoughts and emotions and the things which are coming out naturally, they should be used in the form of figures of speech. और आर्टिफिशियली एडेड चीजें नहीं लगनी चाहिए वो कि ऊपर से लगा दी गई हैं, बल्कि वो नेचुरल लगनी चाहिए. फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में ये कहते हैं. एंड द नेक्स्ट इज द नोबिलिटी ऑफ डिक्शन, यानी वर्ड्स का जो सिलेक्शन है और ये ऑर्नामेंट्स का जो यूज है वो कैसे होना चाहिए. प्रॉपर चॉइस ऑफ द वर्ड्स होनी चाहिए, अच्छे से वर्ड्स का सिलेक्शन, एप्रोप्रिएट वर्ड एट एन एप्रोप्रिएट प्लेस होना चाहिए, सही शब्द सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा टेम्पटिंग और मूविंग इफेक्ट होता है जो रीडर को सबलाइम तक ले जाने में मदद करता है और फोर्स ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाता है जो रीडर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है. यूज ऑफ मेटाफर्स एंड ऑर्नामेंटल लैंग्वेज. ऑर्नामेंट्स ऑफ स्पीच यानी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में है, मेनली मेटाफर्स और हाइपरबोल है. और अरिस्टोटल ने देखिए मेटाफर्स का यूज ये कहा था कि एक थॉट को एक्सप्रेस करने में 2 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन लॉन्जाइनस कहते हैं कि अगर थॉट ऐसा है कि जिसमें 2 बार से भी ज्यादा अगर हमें मेटाफर की यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो हमें 2 बार से भी ज्यादा बार यूज कर लेना चाहिए. He asserts that it can be used as many as the writer thinks it sufficient to convey the passion. उसका पैशन, इमोशन एक्सप्रेस करना ज्यादा जरूरी है, उसके लिए 2 बार की कोई लिमिट नहीं है, 2 से ज्यादा बार भी किया जा सकता है मेटाफर्स का यूज, बशर्ते वो उस थॉट और आइडिया और इमोशन की डिमांड हो. Longinus says that hyperbole should be natural outcome of emotions and it should appear in disguise. Hyperbole के बारे में भी कहते हैं कि बहुत consciously यूज करना चाहिए and it should be the natural outcome of emotions. Naturally it should come. ऐसा नहीं है कि आप हाइपरबोल यूज किया और वो ऐसा लगा कि ऊपर से जबरदस्ती फिट कर दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि it should appear in disguise. Disguise means hidden. छुपा रहना चाहिए टेक्स्ट में ताकि रीडर उसे नेचुरली एक्सप्लोर करे, नेचुरली समझे और इट वुड एनहांस द इफेक्ट ऑफ द टेक्स्ट. एंड लास्ट इज द डिग्निटी ऑफ कॉम्पोजिशन. देखिए कॉम्पोजिशन से आप ये समझिए यानी वो जो पहले चारों चीजें बताई हैं उनको कैसे मिक्स करें कि एक बहुत अच्छी सी चीज बने. इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जैसे कोई फूड की डिश है और आपके पास उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स को मिला देना डिश को तैयार करना कतई नहीं होता है. इंग्रेडिएंट्स को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है तभी वो डिश तैयार होती है. तो इसी तरीके से एक लिटरेरी कंपोजिशन सबलाइम नेचर का जब ही तैयार होगा जब उसके ये इंग्रेडिएंट्स मैंने वो पहले चारों चीजें के थॉट, इमोशन, वर्ड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें हैं तो हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि मिक्स करके टुगेदर रख दी गई,
बल्कि उन्हें इस तरीके से अच्छे से वीव करना चाहिए कि एक अच्छा सा कंपोजिशन बने, और उस वीविंग में, उस कंपोजिशन को बनाने में जो है वो राइटर की कैपेबिलिटी लगती है। और अगर उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो उन्हें प्रॉपर मिक्स करता है तो डेफिनेटली वो सबलाइम नेचर की लिटरेचर होती है। So try to understand it. It includes, it is essential for getting proper rhythm in writing. राइटिंग में रिद्म आती है कंपोजिशन से। इट इंक्लूड्स ब्लेंडिंग ऑफ ऑल 4 सोर्सेज डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली, दैट इज थॉट, इमोशन, फिगर एंड वर्ड्स इनटू ए हार्मोनियस होल। जी मैंने बताया कि हार्मोनियस होल बन जाए, यानी पूर्ण एक बनाने के लिए इन चारों की जरूरत होती है। It is arrangement of words that has a natural power of persuasion and giving pleasure, and also the marvelous power of exalting the soul and swaying the heart of reader. यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है और अरेंजमेंट ऑफ ऑल द 4 इंग्रेडिएंट्स होता है, जिसके पास ये पावर होती है कि वो लोगों को, रीडर्स को परसुएट कर सके, और किधर की तरफ परसुएट करना, सिर्फ बात मानने के लिए नहीं, उधर ले जा सके, लिफ्ट कर सके, ताकि वो उसे प्लेजर की अनुभूति हो जाए। एंड ऑल्सो द मार्वेलस पावर ऑफ एक्साल्टिंग द सोल, और उसकी सोल तक प्रभावित हो जाए, एंड स्वेइंग द हार्ट ऑफ द मैन, और उसके हार्ट में जो है वो इस सेंस ऑफ प्लेजर उसे अनुभव हो सके। ग्रेट थॉट्स विच लैक proper composition could never attain sublimity. So he says that the first source of sublime is grandeur of thought. तो मानिए कि grandeur of thought तो है ही, इमोशंस भी हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच भी यूज कर दी, लेकिन प्रॉपर कॉम्पोजिशन नहीं हुआ, उन सबकी मिक्सिंग टुगेदर अच्छी नहीं हुई, भले कि थॉट से ग्रेट थे, तब भी सबलिमिटी अटेन नहीं होगी। कुल मिला के बात यही है कि कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। थॉट्स के ग्रेट होने से अकेले काम नहीं चलेगा, अगर अच्छे इमोशंस हैं उससे काम नहीं चलेगा, अच्छी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उससे काम नहीं चलेगा, जब तक कि उन सब का कॉम्पोजिशन, यानी उन सबको मिक्स करके, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिक्स करके एक पीस ऑफ लिटरेचर न बनाया जाए। ए हार्मोनियस कंपोजिशन अलोन समटाइम मेक्स अप फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ द अदर एलिमेंट। वो कहते हैं कि अगर कंपोजिशन अच्छा है और बाकी चारों चीजों में कुछ भी एक कम भी है थोड़ी सी, तो भी वो हार्मोनियस कंपोजिशन जो है वो उस पीस ऑफ लिटरेचर को सबलाइम बना देगा। यानी इन चारों में से 4 सोर्सेज ऑफ सबलाइम पहले डिस्कस करें, उनमें से एक में भी कुछ कमी है, तो वो कमी पैचअप की जा सकती है अगर कंपोजिशन अच्छा कर दिया जाए। He makes the writer cautious against the use of vulgar idioms because low and undignified vocabulary degrades sublime. वो राइटर से कहते हैं कि वल्गर इडियम्स और अनडिग्निफाइड और लो वोकेबलरी का यूज अच्छे पीस ऑफ लिटरेचर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब्लिमिटी को डिग्रेड कर देता है और सबलाइम पे रीडर पहुंच ही नहीं पाता। तो इन्होंने बताया कि डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ सबलाइम। इसके बाद ट्रू और फॉल्स सबलाइम के डिफरेंस की बात आती है, जिसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को देखिएगा अगर आप ट्रू और फॉल्स सबलाइम में डिफरेंस जानना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।